हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एनाटॉमी की क्लासेस हो रही है और एनाटॉमी की जो है वो पहली क्लास हो चुकी है। आज सेकंड क्लास हमारी होने वाली है। एनाटॉमी ऑफ जीआईटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके सीएचओ लेवल के एग्जाम्स, आरआरबी के एग्जाम्स, नॉर्सेट के एग्जाम्स के लिए। तो एनाटॉमी को हमें नहीं छोड़ना है और इसको हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो चीज़ें सफिशिएंट है एग्जाम के लिए उनके बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको पहली क्लास के अंदर वो सारी चीज़ें बताई थी जो कि टर्मिनोलॉजिस के बारे में थी। टर्मिनोलॉजिस क्या-क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जेईटी की चीज़ें पढ़ोगे, जब भी आप जेईटी सिस्टम के बारे में कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो आपको वो टर्मिनोलॉजिस देखने को मिलेंगी। ठीक है? तो उन चीज़ों को आप वहाँ पे कोरिलेट कर पाओगे, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये क्या है सर? वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं आपको फ़ील होगा कि इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है? एक चीज़ तो ये। और टर्मिनोलॉजी से काफ़ी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन्स ऐसे आते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि डिस्निया का मतलब क्या होता है? डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं ली है, तो प्लीज़ जाके देखें क्योंकि पहली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है एनाटॉमी की। आगे बात समझ में? आज हम सेकंड क्लास के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड के अंदर पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो जीआईटी सिस्टम की लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, उनके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन-कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कितनी-कितनी उनकी लेंथ होती है, उन सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की जो टॉपिक रहेगा हमारा क्वेश्चन आंसर्स पे रहेगा। मेन फोकस जो रहेगा वो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर रहेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि जीआईटी जो होती है वो किससे मिलके बनी होती है। ये क्वेश्चन बनता है कि जीआईटी कैसे मिलके बनी होती है? देखो, अगर मैं कहूँ कि डेवलपमेंट की ऐसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ जीआईटी, तो जीआईटी सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों? तो आपको पता होगा कौन सी करती है, हमारी 3 डर्म्स होती हैं, एंडोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है और एक्सोडर्म्स होती हैं। तो एंडोडर्म से मिलके कौन-सा बना होता है हमारा जीआईटी सिस्टम बनके बना होता है। ठीक है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बात समझ में कि डेवलपमेंट ऑफ जीआईटी कब होता है? एंडोडर्म से होता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि कौन से वीक पे होता है। जब प्रेग्नेंट एक फीमेल होती है उसके वomb के अंदर, यूट्रस के अंदर एक बेबी होता है। आपको पता है कि 21st डे पे, 21 डे पे क्या बन जाता है, बच्चे का हार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। पता है आप सभी को? ऐसे ही जीआईटी सिस्टम होता है। जीआईटी सिस्टम जो होता है इन प्रेगनेंसी के अंदर जीआईटी सिस्टम का डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाता है बच्चों? तो आपको लिखना है 3 टू 4 वीक्स। 3 टू 4 वीक से अराउंड क्या हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर हमारे हमारे किसका जीआईटी सिस्टम का बनना स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों बातें समझ में आ गई, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। बहुत बढ़िया। अब और एक चीज और बताएंगे मुझे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपको क्वेश्चन बताना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डेवलपमेंट ऑफ जीआईटी सिस्टम, तो एंडोडर्म बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से वीक पे स्टार्ट हो जाता है, तो आपको बताना है कौन सा 3 टू 4 वीक्स पे अराउंड स्टार्ट हो जाता है। आगे बात समझ में? चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीआईटी ऑर्गन्स, कि जीआईटी ऑर्गन्स के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखें। तो जीआईटी ऑर्गन्स के टाइप्स के बारे में बेसिकली आपको सबको पता होगा, लेकिन इसके अंदर भी दो चीजें होती हैं। एक तो होती है हमारे मेन ऑर्गन्स, एक तो क्या होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं मेन ऑर्गन्स, या फिर हम कह सकते हैं मेन ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ऑर्गन। क्या कहेंगे? प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ठीक है? एक कहेंगे असेसरी ऑर्गन, या फिर हम कह सकते हैं असेसरी का मतलब होता है हेल्पिंग, हेल्पर। जब हमारा मकान बनता है, एक तो मिस्त्री होता है, उसके साथ हेल्पर होता है जो हेल्प करता है मिस्त्री की। ठीक है?
ऐसे ही इन जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, इनकी हेल्प कौन करता है? एक्सेसरी ऑर्गन्स करते हैं, जो कि कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज कि प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? हमारे डाइजेशन के अंदर। हमारे डाइजेशन के अंदर प्राइमरी इन्वॉल्व किसका मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उसको कहते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। और एक होता है सेकेंडरी ऑर्गन, या फिर सेकेंडरी कह सकते हो या एसेसरी कह सकते हो, कि जो सिर्फ हेल्प करते हैं उसको क्या कहते हैं? असेसरी ऑर्गन। असेसरी का मतलब ही हेल्पर होता है। आगे बात समझ में? चलिए, सबसे पहली चीज तो हम बात करेंगे, देखो जो आपके दिमाग में मेन मेन ऑर्गन्स आते हैं वही हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहली चीज, हम खाना कहाँ से खाते हैं बच्चों? खाना हम कहाँ से खाते हैं कि सबसे पहले हम डालते हैं अपने माउथ के अंदर। दूसरी बात कहाँ जाता है? हमारे ईसोफेगस के अंदर जाता है। और तीसरी बात कहाँ जाता है बच्चों? हमारे स्टमक के अंदर जाता है। ठीक है, चौथी बात हमारे अंदर कहाँ जाता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। ठीक है, और पांचवी बात हमारे कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। आई बात समझ में? तो ये 5 ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? प्राइमरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। कि पहले हमने खाना खाया, माउथ से खाया, उसके बाद ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से स्टमक के अंदर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गया। आगे बात समझ में? ये बातें समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया। इसके अंदर कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, आपको बस इतना ही समझना है। दूसरी बात हम समझते हैं। सबसे पहला ऑर्गन, जैसे आपने खाना खाया, अब खाना खाने के लिए आपने चबाना भी पड़ेगा। कैसे चबाओगे? कैसे चबाओगे मेरे प्यारे बच्चों? टीथ का यूज करोगे, दांतों का यूज करोगे, तो दांत क्या हो गए? एक्सेसरी ऑर्गन्स हो गए। अब इसके अंदर क्या होता है? अब भैया इसके अंदर हमारा फूड के अंदर हमारी सलाइवा मिक्स होता है, तो कहाँ से रिलीज होता है सलाइवा? सलाइवरी ग्लैंड से होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड भी क्या हो गई? एक्सेसरी ऑर्गन हो गई। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, रोटेट कौन करता है? हमारी टंग करती है। टंग भी इंक्लूड हो गई। तीसरी बात, चौथी बात हम करें कि खाने को डाइजेशन करने का काम कौन करता है? कि भैया लिवर करता है, तो लिवर भी आ गया। पांचवी बात हम करें कि भैया इसको स्टोर कौन उसके बाद कौन करता है? हमारा जो बाइल जूस आता है वो कहाँ से आता है? देखो, बाइल जूस जो होता है इसके अंदर भी एक फिनोमिना है कि बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है और बाइल जूस बनता कहाँ से है। तो आपको याद रखना है कि बाइल जूस जो होता है बनता कहाँ से? वो लिवर से बनता है और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे आगे, गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे, लिवर के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, जब भी हम पढ़ेंगे आपको ये सारे क्वेश्चंस को मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, लिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। गॉल ब्लैडर होता है जहां पे स्टोर होता है बाइल। ठीक है, और पेनक्रियाज होता है जहां से पेंक्रियाटिक जूस आते हैं। क्या होते हैं? पेंक्रियाटिक जूसेस आते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी है बच्चों? हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गन के बारे में पढ़ा है। जीआईटी की 2 टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है या एक्सेसरी होता है। ठीक है, वैसे ऑर्गन, जो ऑर्गन हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? डाइजेशन के अंदर, हेल्प करते हैं डायरेक्टली, तो उसको तो हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गन जो सिर्फ हेल्प करने का काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ऑर्गन। आगे बात समझ में? चलिए, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। आप सभी को पता हो आप कि पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से सीएचओ लेवल के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा नहीं है। तीनों आपको दे देंगे, एक आपको नहीं देंगे, तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कैसे होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली चीज, सबसे पहला होता है डिओडिनम। सबसे पहला होता है डिओडिनम, उसके बाद होता है जेजुनम। जेजुनम के बाद आता है इलियम। क्या आता है? इलियम। 3 चीजें हमने देखी। सबसे पहली चीज हमने कौन सी देखी बच्चों? सबसे पहली चीज हमने कौन सी देखी है?
ड्योडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। क्या होता है? ड्योडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डीजेआई, डीजेआई, ड्योडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, तीनों की लंबाई के बारे में हम पढ़ेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपने बात किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लार्ज इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ऐसे काफी सारे पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, उसके बारे में वन बाई वन करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है बच्चों, मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। पहले आपको ये चीज समझनी है कौन कौन सी चीजें होती है। सबसे पहली चीज इसके अंदर होता है, पहले होता है सीकम या अपेंडिक्स जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे बॉडी का हिस्सा, हमारे बॉडी का कोई पार्ट का काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। तो पहला कौन होता है? सीकम एंड अपेंडिक्स। जो लोग घास खाते हैं ना, सेलुलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स का यूज किया जाता है। तो जानवरों के अंदर सबसे ज्यादा अपेंडिक्स का यूज होता है पचाने के लिए। लेकिन हमारे लिए, हम घास नहीं खाते हैं, हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, तो लीवर का काम करता है, लीवर हमारा काम करता है। ठीक है, अपेंडिक्स होता है। अगर अपेंडिक्स को निकाल भी देते हैं तो कोई ज्यादा खराबी हमारी बॉडी के अंदर नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद होता है असेंडिंग कॉलॉन। असेंडिंग कॉलॉन होता है। उसके बाद होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कॉलम होता है। नंबर चौथी बात करते हैं, ट्रांसवर्स कॉलम होता है। उसके बाद पांचवा होता है सिग्मोइड कॉलम होता है, सिग्मोइड कॉलम होता है। उसके बाद होता है रेक्टम, उसके बाद होता है एनस। तो ये सारे जितने भी पार्ट्स मैंने आपको बताए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। एनस वाला पार्ट भी किसके अंदर आता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है। रेक्टम आता है, सिग्मोइड कॉलम आता है, सीकम अपेंडिक्स आते हैं, असेंडिंग कॉलम आता है, डिसेंडिंग कॉलम आता है। आगे बात समझ में? तो आपने कौन कौन सी चीजें देखी हैं बच्चों? कौन कौन सी चीजें देखी हैं? सबसे पहली चीज तो आपने देखी कि हमने माउथ के बारे में पढ़ा, इसोफेगस के बारे में पढ़ा, कि ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। इन बातों को नहीं भूलना है। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी ऑर्गन कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक चीज करता हूं, एक चीज पूछता हूं। ये अब आपको सभी को पता लग गया कि कैसे कैसे डायग्राम्स होते हैं, आप डायग्राम भी जाके देख सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये चीजें। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज बताएंगे कि हमारे टोटल जीआईटी की लेंथ कितनी होती है, कि लेंथ ऑफ जीआईटी, लेंथ ऑफ जीआईटी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि जीआईटी की लेंथ कितनी होती है, बताएंगे फटाफट से। अगर मैं आपसे जीआईटी की लेंथ की बात करता हूं, या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, मुझे आप बताएंगे कि भैया एलिमेंट्री अगर कैनाल की लेंथ की बात करूं, तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डेड पर्सन होता है, और एक होता है लाइव पर्सन, मतलब कि जिंदा व्यक्ति और एक मरा व्यक्ति। अगर मैं आपसे जिंदे व्यक्ति की बात करूं, इन लाइव पर्सन एंड इन डेथ पर्सन, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, दोनों के अंदर अलग अलग पाई जाती है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, तो आपको बताना है। अगर मैं नॉर्मल लेंथ की बात करूं, या फिर हम लाइव पर्सन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 800 से 900 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है बच्चों? 900 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 8 से 9 मीटर की होती है, और या फिर हम कह सकते हैं 30 फीट की होती है। कितनी होती है? 30 फीट की। आई बात समझ में? कितनी होती है बच्चों? या तो आप 800 से 900 सेंटीमीटर बोल लो,
8 से 9 मीटर बोल लो या 30 फीट बोल लो। अब यही लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है डेड पर्सन के अंदर, क्योंकि मसल्स जो है वो बच्चों रिलैक्स हो जाती हैं। अब यहाँ पे लेंथ बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है, मसल रिलैक्शंस होती हैं। जब मसल रिलैक्ट होती हैं तो कैसी हो जाती है, लेंथ उनकी बढ़ जाती है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं डेड पर्सन या कैडावर पर्सन की बात करता हूँ, डेड पर्सन को हम कैडावर पर्सन भी बोलते हैं, सभी को पता है। अगर ऐसा आपको दिखाई दे, कैडावर पर्सन अगर आपको दिखाई देता है तो आपको घबराना नहीं है। डेड पर्सन यानी कैडावर पर्सन, दोनों ही सेम बातें हैं, दोनों ही क्या है बच्चों, सेम बातें हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बता दी है कि लाइव पर्सन के अंदर, जिंदे व्यक्ति के अंदर 800 से 900 सेंटीमीटर होती है और 8 से 9 मीटर होते हैं या फिर 30 फीट की मानी जाती है। अगर मैं कैडावर पर्सन की बात करता हूं तो कैडावर पर्सन के अंदर कितनी होती है, सबसे पहली चीज कि अगर मैं कैडावर पर्सन की बात करूं तो कितनी होती है, 900 से 1000 सेंटीमीटर होती है, या फिर हम कह सकते हैं 9 से 10 मीटर होती है, और या फिर हम कह सकते हैं 33 फीट की देखने को मिलती है। कितनी होती है, 33 फीट की आपको देखने को मिल जाती है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपको लिखा दिया है। आगे वर्सेस में चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक नोट लिखेंगे आप, ताकि आपको याद रहे। एक नोट लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। आफ्टर डेथ of the person, after death of the person, muscle fibers are relaxed and lead increase length of एलिमेंट्री कैनल। कि मतलब कि जो आफ्टर डेथ, जब भी बॉडी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसके बाद क्या होती है कि उसकी लेंथ जो है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि मसल्स क्या हो जाती है, मसल फाइबर्स आर रिलैक्स्ड। जब मसल फाइबर रिलैक्स हो जाते हैं तो लेंथ जो है वो ऑटोमेटिक आपकी बड़ी हुई देखने को मिल जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं आपसे इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं कि आपको कौन कौन सी चीजों की लेंथ याद रखनी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, अच्छे तरीके से आप याद रख सकते हो। सबसे पहली चीज हमने कौन सी बात पढ़ी कि भैया माउथ के बारे में पढ़ा, तो माउथ की लेंथ कितनी होती है उसके बारे में बात करते हैं। माउथ की जो लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है बच्चों, 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ईसोफेगस या फेरिंक्स के बारे में पढ़ा। फेरिंक्स क्या होता है, फेरिंक्स भी एक हिस्सा होता है हमारे जेडी सिस्टम का। फेरिंक्स 3 प्रकार का होता है, ओरोफेरिंक्स होता है, नेजोफेरिंक्स होता है, और सॉरी 2 ही प्रकार का होता है, ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स। अब फेरिंक्स की बात करें तो फेरिंक्स होता है, उसकी भी लेंथ कितनी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 12 से 14 सेंटीमीटर की क्या होती है, इसकी लेंथ देखने को मिलती है। उसके बाद क्या था, ईसोफेगस के बारे में पढ़ा। ठीक है, ईसोफेगस के बारे में पढ़ा। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस एक फूड पाइप को बोलते हैं, जहां से फूड का पासिस होता है, सिर्फ और सिर्फ वहां से फूड निकलता है एक स्टमक के अंदर, और कहा जाता है हमारा स्टमक के अंदर चला जाता है। तो इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। उसके बाद हमने पढ़ना है स्टमक। ठीक है, स्टमक की भी लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताना है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अगर आपसे पूछे तो सबसे स्मॉल, देखो नाम स्मॉल है लेकिन इसकी लेंथ बहुत बड़ी है। इसका नाम छोटा है लेकिन लेंथ बहुत बड़ी है। इसका नाम छोटा है लेकिन लेंथ बहुत बड़ी है। इसकी लेंथ होती है 600 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 6 मीटर की होती है। कितनी होती है बच्चों, 600 सेंटीमीटर या 6 मीटर की आपको इसकी लेंथ देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी, 600 सेंटीमीटर या 6 मीटर की इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया था कि पहला होता है डियोडिनम।
डिओडिनम होता है। डिओडिनम की जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर की होती है। दूसरी बात करें, जेजुनम की बात करें, जेजुनम की बात करें तो 125 सेंटीमीटर का, सॉरी 150 सेंटीमीटर का होता है। क्या होता है? जिजुनम जो होता है वो 150 सेंटीमीटर का होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सा सेंटीमीटर की, भैया इलियम कितने सेंटीमीटर का होता है, इलियम कितने सेंटीमीटर का होता है, तो इलियम कितने सेंटीमीटर का होता है, कितना बचा? कितना बचा भैया? 175, 175 तो हो गया। अब कितना बचा? 425 सेंटीमीटर बचा। तो 425 सेंटीमीटर का पार्ट होता है इलियम। 425 सेंटीमीटर का पार्ट कौन सा होता है बच्चों? इलियम वाला पार्ट होता है 425 सेंटीमीटर का। तो किसी को कोई डाउट नहीं आता कि क्लास में? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी टास्क है। जब भी आप इनको पढ़ोगे, या फिर आप एक काम करो, जहां भी आप पढ़ते हो आपकी जो टेबल लगी हुई है उनके अंदर इनको चिपका दो। इनका पन्ना फाड़ो, इनका पन्ना फाड़ के आपको चिपका देना है, ताकि आपको ये चीजें डेली बेसिस पे याद हो जाए। देखो इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि अगर आप ये क्वेश्चंस को इग्नोर करते हो या फिर एग्जाम में नहीं करके आते हो, तो इन क्वेश्चन से आप अपने एग्जाम से सिलेक्शन जो है वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है? आप सिलेक्शन के वंचित रह सकते हो, सिलेक्शन के अंदर आपके चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिए तो। और ये क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। आगे बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, अगर मैंने आपको क्या बताया कि डिओडिनम जो होता है 25 सेंटीमीटर का होता है, ईलियम जो होता है वो 425 सेंटीमीटर का होता है, और जेजुनम जो होता है वो 150 सेंटीमीटर का पार्ट होता है। आगे बात समझ में, स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ स्मॉल नाम है इसका इसीलिए। ठीक है? अब मैं बात करूं कि इसका डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि इसका डायमीटर कितना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो डायमीटर भी याद रखेंगे सारे बच्चे। डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। डायमीटर कितना होता है बच्चों? या तो आपको 2.5 सेंटीमीटर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, या 1 इंच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? ये दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर ही होता है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन, अब देखो, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आपको क्या बात करनी है? सबसे पहले चीज तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले चीज तो आपको ये देखना है कि सबसे पहला पार्ट कौन सा था हमारा? अपेंडिक्स या सीकम की बात कर लेते हैं। सीकम वाला जो पार्ट होता है वो कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर का पार्ट होता है। अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करूं, टोटल लेंथ कितनी होती है इसकी बच्चों? देखो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, अलग अलग पार्ट के अंदर इसकी लेंथ जो है बच्चों डिवाइड होती है। कैसे कैसे होती है देखो, अगर मैंने आपसे यहाँ पे जो बात करी है, अगर मैंने अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी सीकम की लेंथ कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है? अगर टोटल लेंथ की बात करें तो इसकी होती है 150 सेंटीमीटर। अगर मैं 150 सेंटीमीटर की बात करूं और डायमीटर की बात करें, डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर होता है बच्चों 7.5 सेंटीमीटर या फिर 3 इंच। इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया, इसको लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज का मतलब डायमीटर से बात हो रही है, यहाँ पे लंबाई से बात नहीं करते हैं, यहाँ पे डायमीटर से बात करते हैं। ठीक है? आगे बात समझ में। चलिए, आपने सबसे पहले पढ़ा सीकम का। सीकम का कितना होता है? 6 सेंटीमीटर का पार्ट होता है। ठीक है? अगर मैं आपसे अपेंडिक्स की बात करूं तो अपेंडिक्स कितने सेंटीमीटर का होता है बच्चों? अपेंडिक्स जो होता है वो 9 सेंटीमीटर का पार्ट होता है। नंबर तीसरी बात करते हैं, अपन करते हैं असेंडिंग कॉलम की। असेंडिंग कॉलम जो होता है वो 15 सेंटीमीटर का पार्ट होता है। ये को आपको एक बढ़ते क्रम में आपको ध्यान रखना है कि 6, 9, 15। ठीक है? असेंडिंग कॉलम हो गया। उसके बाद होता है ट्रांसवर्स या डिसेंडिंग कॉलम की बात करें, डिसेंडिंग कॉलम देखते हैं। पर डिसेंडिंग कॉलम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। नंबर 5 की बात करें, ट्रांसवर्स कॉलम कितना होता है? ट्रांसवर्स जो कॉलम होता है बच्चा 50 सेंटीमीटर का पार्ट होता है। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर का होता है। नंबर 6 की बात करें, सिग्मोइड कॉलम की बात करते हैं। सिग्मोइड कॉलम की बात करते हैं तो 40 सेंटीमीटर का पार्ट होता है। नंबर
7 की बात करते हैं, रेक्टम की बात करें तो 12 सेंटीमीटर का पार्ट होता है। एनएस की बात करते हैं तो एनएस जो होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर का पार्ट होता है। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको याद नहीं रखना, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको क्या करना है, हमेशा एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से मेजर करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो 25 सेंटीमीटर की कौन कौन सी चीजें आपने देखी। सबसे पहली चीज आपने सबसे पहले देखा ईसोफेगस, स्टमक, डिओडिनम और डिसेंडिंग कॉलम। ये चारों चीजें कितने सेंटीमीटर की हैं? 25-25 सेंटीमीटर की हैं। और इन पे ही हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, इन पे ही हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछते। और सबकी जो हम कह सकते हैं कंफ्यूजेबल जो है ना वो यही है कि 25-25 सेंटीमीटर की कौन कौन सी होती है, तो आपको इनको याद रखना है। आगे बात समझ में। हाँ, अब एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसको, लार्ज और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इनको देखो, स्मॉल का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों पड़ा? इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं पड़ा, इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग बनना है। डायमीटर, डायमीटर इसका कितना होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? मैंने आपको बताया कि 7.5 सेंटीमीटर, और या फिर हम 3 इंचेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 3 इंचेस कह सकते हैं, 7.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बच्चे कितना सेंटीमीटर का होता है कि भैया वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है या फिर 1 इंच का होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। आगे बात समझ में। ऐसा नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल है तो स्मॉल तरीके से होगी, इस बात पे नहीं रहना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? फटाफट से आंसर करेंगे। देखो लार्जेस्ट पार्ट आप सभी को पता है कि इलियम होता है, और यही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है तो डियोडिनम का आंसर देना है। तो बहुत इजी है आपके लिए, समझ में आ गई बात। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कर सकते हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है लार्ज का? तो आपको क्या आंसर देना है मेरे प्यारे लाल लालियों? कौन सा आंसर देना है, जल्दी बताएंगे फटाफट से। तो आपको बताना है ट्रांसवर्स कॉलन होता है। होता है नहीं होता है? तो इन सारी चीजों का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई सभी को? यहाँ तक कि क्लास के अंदर किसी को कोई डाउट है बच्चों? चले आगे की तरफ, चलिए। तो ये सारी चीजें जो होती है वो पार्ट्स के रिगार्डिंग थी। अभी मैं आपसे बात करने जाऊंगा फंक्शंस ऑफ जीआईटी सिस्टम। फंक्शंस ऑफ जीआईटी सिस्टम, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं लेकिन हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए आता है। अब एग्जाम के लिए कौन कौन चीजें आती हैं, जैसे सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज तो ये पूछा जाता है कि कितने फंक्शंस होते हैं, टोटल फंक्शंस कितने होते हैं। टोटल फंक्शंस कितने होते हैं तो आपको बताना है 10 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 10 फंक्शंस होते हैं। अब 10 के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज इंडाइ सॉरी इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। सबसे पहली चीज तो क्या होता है? इंजेशन होता है। इंजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी फूड को इंजेस्ट किया है, आपने किसी भी फूड को खाया है और उसका, उसको बोलते हैं इंजेशन। आपने क्या किया है? किसी भी फूड को खाया है, इसका मतलब क्या है? इंजेशन उसको बोला है। फूड को खाना ही क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, च्यूइंग या मेस्टिकेशन। च्युइंग या मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन और च्युइंग का मतलब क्या है कि चबाना। किसी भी फूड को आपने खाया
और खाने के बाद आपने क्या किया, चबाया उसको। चबाना ही क्या कहलाता है, सेकंड प्रोसेस होती है। और ये फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस भी होती है। क्या होती है बच्चों, फर्स्ट फिजिकल प्रोसेस भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें फिजियोलॉजिकल चीजें लगी हैं। नंबर तीसरी बात करते हैं, स्वेलोइंग। स्वेलोइंग का मतलब क्या है, निगलना। आपने फूड को खाया, इंजेशन, उसके बाद चबाया, च्यूइंग, और निगला, स्वेलोइंग। ठीक है, चौथी बात करते हैं। अब जैसे आप फूड को खाओगे, निगलोगे, तो वहां पे क्या होंगे कि जब फूड आएगा तो वहां पे सीक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूसेस। तो सीक्रेशंस ऑफ जीआईटी, तो आपने क्या किया, जीआईटी की सीक्रेशन स्टार्ट हो गए। नंबर पांचवी बात, मिक्सिंग ऑफ। अब क्या होगा जब सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो मिक्सिंग ऑफ फूड, फूड का क्या होगा, मिक्सिंग होगी। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ फूड, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपल्सिव मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपल्सिव मूवमेंट। आगे बात समझ में, छठी बात करते हैं। छठी बात कौन सी होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कैसे होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, देखो पूरी जीआईटी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे मूवमेंट्स कौन से होते हैं, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, फूड को आगे धकेलने का काम करते हैं। फूड को आगे धकेलने का काम करता कौन सा करता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कौन सा मूवमेंट्स होता है जीआईटी सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा, तो आपको बताना है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्वेश्चन बना हुआ है। नंबर 7 की बात करते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन होगा, आपने क्या किया, आपने खाना को खाया। आप चलो मैं कोई बाद में समझा दूंगा इस चीज को। फिर आपने क्या किया, 8वां नंबर पे आपको एब्जॉर्प्शन होगा। फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद आपने 9 में क्या देखा, कॉम्पैक्शन, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्टूल, या फीसिस कह सकते हैं। नंबर 10, डेफिकेशन। हाँ, ये बात समझ में। तो ये 10 प्रोसेस जो होती हैं वो हमारे जीआईटी सिस्टम के अंदर चलती है और हर रोज चलती है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि जीआईटी के जो फंक्शंस होते हैं वो 10 होते हैं। 10 के अंदर कौन कौन, सबसे पहला होता है इंजेशन, मतलब कि हमने खाना खाया, उसके बाद चबाया, चबाया मतलब चुइंग, उसके बाद निगला, निगलने का मतलब होता है स्वेलोइंग। तो स्वेलो हमने कर लिया, जब हमारे क्या होंगे, जब फूड हमारे स्टमक के अंदर जाएगा तो सीक्रेशन से स्टार्ट हो जाएंगे, सीक्रेशन से स्टार्ट होंगे तो मिक्सिंग ऑफ फूड होगी, फूड मिक्स होगा उनके अंदर। और जब मिक्स हो जाएगा तो क्या करेगा, प्रोपल्सिव मूवमेंट चालू हो जाएगी। जब प्रोपल्सिव मूवमेंट के बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चालू होंगे। पेरिस्टाल्टिक का मतलब क्या है, आगे वो धकेने का काम करेंगे। उसके बाद आपको डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन होने के बाद जो चीजें ऑब्जर्व होनी है वो ऑब्जर्व हो जाएंगी, जिस चीजों को ऑब्जर्व नहीं होना है वो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, लगातार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स चलते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद आपने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व जो चीजें ऑब्जर्व होंगी वो हो जाएंगी, जिसको नहीं होना होगा वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कॉम्पैक्शन होगा, कॉम्पैक्शन का मतलब कि जो चीजें एक्स्ट्रा थी वो बाहर निकल गई। बाहर निकलने का मतलब वो स्टूल के रूप में बाहर निकलेगी। तो कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्टूल, फीसिस का बन जाना। ठीक है, जब फीसिस बन जाएगा तो उसको बाहर भी निकालना होगा। और उस जब स्टूल पास आउट करने को क्या कहते हैं, डेफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डेफिकेशन कहते हैं। डेफिकेशन का मतलब क्या है, पास आउट ऑफ स्टूल, मतलब कि स्टूल को पास करना डेफिकेशन कहलाता है। और यूरिन को पास करना क्या कहलाता है, उसको कहते हैं यूरिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों, यूरिनेशन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को, बताएंगे फटाफट से। देखो दो चीजें और होती हैं, आपने पढ़ा होगा, एन यूरेसिस होता है और एक होता है एनकोप्रेसिस। दो चीजें होती हैं, एक होता है एन यूरेसिस और एक होता है एनकोप्रेसिस। इसका दोनों का मतलब अलग अलग है। ये दोनों बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं, तो दोनों का मतलब आपको आना चाहिए। आगे भैया बात समझ में, तो देखो एन यूरेसिस का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज, एन यूरेसिस का मतलब होता है
कि बेड वेटिंग, जो बच्चा रात को सुसु कर देता है हमारे बेड के अंदर, उसको बोलते हैं एन्यूरेसिस, मतलब कि यूरिन पास आउट इन द बेड। ठीक है, कि बेड पे यूरिन पास आउट कर देना क्या कहता है, क्या कहलाता है, एन्यूरेसिस कहलाता है। अगर सपोज दैट बच्चा स्टूल पास कर दे बेड के ऊपर ही, तो अगर बच्चे ने फीसिस पास कर दिया है, स्टूल पास कर दिया है बेड के ऊपर, तो उसको क्या कहेंगे, एनकोप्रेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, एनकोप्रेसिस कहेंगे, मतलब कि पास आउट ऑफ स्टूल ऑन द बेड या इन द बेड, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंस रखती है, इन्हीं सारी चीजों को आपको देखना है, हर बार देखना है, ताकि आप किसी भी इजी क्वेश्चन को गलत ना करें। ठीक है बच्चों, तो आई होप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वन बाई वन करके पढ़ेंगे, ज्यादा जल्दी हम नहीं करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए और आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, प्लीज बने रहिएगा हमारी क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे सारे बच्चे। थैंक यू सो मच।